हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 47 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, आज हमारा पहला सवाल है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत पर या प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर। जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रकाशीय फाइबर यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारा उत्तर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो है काम करता है। हमारा दूसरा सवाल है, स्टूडेंट, क्रे क्या है? क्रे क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर या एक मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो क्रे जो है अमेरिका के क्रे इंक कंपनी के द्वारा बनाया गया एक सुपर कंप्यूटर है। तो हमारा उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर। और किस कंपनी ने बनाया है? अमेरिका के सुपर कंप्यूटर। किसने बनाया है? ये बनाया है क्रे इंक कंपनी के द्वारा। क्रे इंक अमेरिका की एक कंपनी है। ये एक सुपर कंप्यूटर है। हमारा तीसरा सवाल है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से या हरियाणा से? तो कलमकारी लोक कला शैली का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से है। हमारा उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है, 2019-20 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और खनन आते हैं, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है। दूसरा क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत उद्योग आते हैं, भारी उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र का 2019-20 में योगदान जो था 13.9% था। 13.9% भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान था, यानी कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन वगैरह का। द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र का जो हिस्सेदारी था 28.3% था, जबकि तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का जो हिस्सेदारी था 57.8% था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। कब? 2019-20 में। लेकिन आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का था। तो हमारा उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा वगैरह जो है इसी के अंतर्गत आता है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 5, कोपा कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, स्नूकर, हॉकी या फुटबॉल? तो 1916 में दक्षिण अमेरिका में कोपा कप की स्थापना हुई थी और इसका संबंध जो है फुटबॉल से है। तो हमारा उत्तर होगा फुटबॉल। फुटबॉल। ये कहाँ का कप है? तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कोपा कप की स्थापना ये हुई थी 1916 में।
स्टूडेंट अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। फिनॉल का अणुसूत्र क्या होता है? C6H5OH, C6H6, C6H12O6 या C12H22O11, यानी इसका नाम है चीनी। ये चीनी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र है चीनी। ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है C6H12O6 ग्लूकोज। C6H6 जो है बेंजीन का अणुसूत्र है और C6H5OH जो है ये फिनॉल का अणुसूत्र है। फिनॉल का IUPAC नाम होता है बेंजेनॉल। तो हमारा उत्तर होगा C6H5OH और इसका IUPAC नाम जो है वह है बेंजेनॉल। बेंजेनॉल। तो स्टूडेंट हम लोग 6 प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा कर चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, हाँ तो स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न संख्या 7, पर्ल हार्बर पर जापान ने कब हमला किया? तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा आक्रमण किया गया था और यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें धुरी राष्ट्र में जापान, इटली और जर्मनी शामिल थे, जबकि मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे। तो अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जापान ने पर्ल हार्बर जो उसका बंदरगाह था वहाँ पर हमला किया और ये हमला हुआ था 7 सितंबर 1941 को। 1941 को जब जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया तो अमेरिका आक्रोशित हो गया और उसने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके उपरांत 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसमें लाखों लोग मारे गए और जापान ने सरेंडर कर दिया। तो हमारा उत्तर होगा 7 सितंबर 1941। 7 सितंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। स्टूडेंट अब हमारा प्रश्न संख्या 8 है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु, फोटॉन, पॉजिट्रॉन या मेसॉन। तो प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है इसको फोटॉन कहते हैं, प्रकाशाणु। फोटॉन या हिंदी में इसको कहा जाता है प्रकाशाणु। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वह 10.5 सेंटीमीटर है। ऑप्शन है हमारा बनवाली, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में जो है ये पाकिस्तान के अंतर्गत है, जबकि बनावली और कालीबंगा भारत में है। तो स्टूडेंट मोहनजोदड़ो वह स्थल था जहाँ पर 1926 में अर्नेस्ट मैके को खुदाई के दौरान नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली थी, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर थी। तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो। और इस मूर्ति की ऊंचाई थी 10.5 सेंटीमीटर और खोजने वाले जो थे 1926 में इसकी खुदाई में मिली थी अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके एक अंग्रेज अधिकारी थे। इनके द्वारा ये कांस्य की प्रतिमा जो है नृत्य वाली स्त्री यानी महिला की प्रतिमा मिली थी। हमारा 10वां सवाल है, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं की पुनर्योजी शक्ति सबसे कम होती है? पुनर्योजी का मतलब होता है फिर से जीना। तो देखते हैं ऑप्शन, मस्तिष्क की कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं और पेशी कोशिकाएं। तो स्टूडेंट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं जब एक बार मर जाती हैं तो फिर वह जीवित नहीं होती हैं।
तो उत्तर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। जबकि अस्थि कोशिकाओं का विकास होता है, हड्डियां टूट जाती है फिर जुड़ती हैं। पेशी कोशिकाओं का भी विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। यकृत कोशिकाओं का भी विकास होता है। लेकिन मस्तिष्क कोशिकाएं एक बार मरने के बाद फिर वह जीवित नहीं हो सकती हैं, वहाँ पर नई कोशिका का विकास नहीं हो सकता है। तो हमारा उत्तर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं। हमारा 11 नंबर सवाल है, इनमें से किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, ताम्र पाषाण काल को या नव पाषाण काल को? तो पूरा पाषाण काल को, ये मनुष्य की प्रथम अवस्था थी, इसके बाद की अवस्था है, और ये 10,000 ईसा पूर्व की अवस्था है। जबकि चालकोलिथिक एज जो है ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल, और यह काल जो था 5,000 ईसा पूर्व में था। 5,000 ईसा पूर्व में। स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, तो देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? दबाव, सूर्य का विकिरण, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन चौथा ऑप्शन क्या है? और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। और 4 है 1 और ऑप्शन 4 है 1 और 3। तो हमारा उत्तर होगा, धरती के भूगर्भ में अत्यधिक दबाव है। इसके अलावे रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन से ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण भूगर्भ का तापमान बहुत अधिक है। और यहाँ पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वे प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल ही पिघली हुई अवस्था में मैग्मा के रूप में पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा 1 यानी दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। इससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती है, जिसके कारण पृथ्वी के क्रोड में यानी भूगर्भ में तापमान पदार्थों का विखंडन, तापमान में वृद्धि होती है। हमारा अगला सवाल है, मानव के लिए मानक ध्वनि का स्तर क्या है? 60 डेसिबल, 90 डेसिबल, 100 डेसिबल और 120 डेसिबल। तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मतानुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो मानव कान के लिए जो मानक ध्वनि है वह 60 डेसिबल है। 60 डेसिबल से ऊपर जब ध्वनि का जो पॉइंट बढ़ता है तो वह हमारे लिए काफ़ी हानिकारक होता है। प्रश्न संख्या 14 ये है, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या है? हेक्साक्लोरोएथेनॉल, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। तो मेथेन का अणुसूत्र होता है CHCl3। तो इसका IUPAC नाम होगा ट्राइक्लोरोमेथेन। स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 15 है, मलेरिया रोग मनुष्य में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पास्चर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रोनाल्ड रॉस ने, एडवर्ड जेनर ने। तो देखते हैं, एडवर्ड जेनर ने टीके की चेचक के टीके की खोज की थी। लुईस पास्चर ने, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। जबकि कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और डॉक्टर रोनाल्ड रॉस
पहले भारतीय सेना के ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने मलेरिया का मच्छर में जीवन काल खोजा था, जिसके लिए 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका जन्म वर्तमान में उत्तराखंड के कुमाऊं के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। तो हमारा उत्तर होगा डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन के अल्मोड़ा जिला में इनका जन्म हुआ था और 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इसलिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि भारत में जन्मे सबसे पहले कौन व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारत में जन्म लेने वाले थे डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। इन्हें पहली बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1902 में मिला था। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे प्रथम भारतीय थे, जबकि भारत में जन्मे पहले व्यक्ति डॉक्टर रोनाल्ड रॉस थे। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष बारी बारी से 15 प्रश्नों के बारे में विश्लेषण किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।